आप सभी का स्पीच क्वीन पर स्वागत है। आज की जो हमारी कविता है वह कविता बादल को गिरते देखा है। लेखक इसके नागार्जुन है। आइए जानते हैं कि नागार्जुन ने इस कविता की रचना क्यों की है। कवि नागार्जुन एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और वह एक बार जब पर्वत पर भ्रमण करने जाते हैं उन्हें वहाँ की प्राकृतिक घटा इतनी अच्छी लगती है कि उन्हें इसकी रचना करनी पड़ जाती है। ये कविता इस प्रकार है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नागार्जुन प्राकृतिक शोभा और मनुष्य का वर्णन करते हुए कहते हैं। कवि कहते हैं, स्वच्छ और सफ़ेद हिमालय चोटी बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए उसे कवि सफ़ेद कहते हैं। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ जो स्वच्छ और सफ़ेद हैं, उन स्वच्छ और सफ़ेद चोटी के मध्यम बादल को गिरते देखा है। मानसरोवर झील में सुनहरे कमल के फूलों को खिलते हुए देखा है। उन कमलों के फूलों पर स्वच्छ शीतल ओस की बूंदों को गिरते हुए देखा है। ओस की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे मोती बिखर गए हों। इस प्रकार कवि ने बादल को गिरते देखा है। अगला अवतरण इस प्रकार है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके शामन नील सलीम में समतल देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को देखा है। बादल को गिरते देखा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ऊंची ऊंची चोटियों पर समतल मैदान है। उन समतल भाग पर अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। कवि कहते हैं, वर्षा के कारण जो उमस उत्पन्न होती है उससे व्याकुल होकर हंसों के जोड़े को इन सरोवर में तैरते हुए देखा है और वहाँ कमल लाल की खट्टी मीठे रेशों को खाते हुए उन छोटी बड़ी झीलों पर तैरते हुए देखा है। इस प्रकार कवि ने बादल को गिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मनमन था अनिल बहरा। पाल अरुण की मृद किरणें थी। अलग बगल स्वर्णिम शिखरें थे, एक दूसरे से विरत हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। वर्षा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवाल की हरी दरी पर प्रण ने कले छिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, वसंत का महीना था और वसंत के महीने का सुंदर प्रवाह था और सुबह के समय वायु मंद गति से प्रभावित हो रही थी। तत्काल में सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही थी। तब किरणें पहाड़ की चोटी के बर्फ पर पड़ रही थी तो वह चोटी स्वर्ण की भांति चमक रही थी। इसमें चकवा चकवी का भी वर्णन किया गया है। पूरी रात में अपने प्रियजनों को याद करके रात भर रोते रहे। अब बाल सूर्य उदित होने पर उनका रोना बंद हो जाता है और मानसरोवर के किनारे सेवाल घास उगी हुई है, जिनके कारण ऐसा लगता है कि यह घास हरी दरी की तरह बिछाई हुई है। उस घास की डेरी पर चकवा चकवी अब सवेरे सवेरे प्रेम की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों पक्षियों के मध्यम प्रेम की लड़ाई छिड़ते हुए देखा है। इस प्रकार कवि ने बादल को गिरते देखा है। अगला अवतरण इस प्रकार है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलकनाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर छिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि जो सैकड़ों हजारों फुट ऊंची बर्फ से ढकी हुई है, वहां मानव के लिए पहुंचना सरल नहीं है। ऐसी घाटी में जो बर्फ से ढकी हुई है, वहां कस्तूरी मृग पाया जाता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। वह उसे दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी दुर्गंध आती है। यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है उसका पता लगाता है, गंध का पता नहीं लग पाता। उस समय कवि ने उसे स्वयं पर छिड़ते हुए देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताएगा वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह
कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जड़ों में नवचुभी के कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि धन का स्वामी कुबेर हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उन्हें नहीं मिल पाता। नहीं कुबेर के राज्य की राजधानी, जिसका वर्णन कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में किया है। कहाँ गई कालिदास ने जिस आकाशगंगा की बात की है, बहुत खोजने पर भी वह स्थान कवि को नहीं मिलता। आसमान में बहते जल का भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। वह बादल जिसे यक्ष ने दूत बनाकर भेजा था, वह भी मेघ का पता नहीं लगा पाता। कौन उसका पता बता सकता है? वह तो छाया पात्र है, शायद यहीं बरसकर अपना अस्तित्व खो चुका होगा। कवि अपना ध्यान वहां से हटाते हैं, क्योंकि वहां तो कवि की कल्पना मात्र थी। लेकिन कवि ने भयंकर सर्दी के मौसम में आसमान को छूने वाली कैलाश पर्वत की चोटी पर बड़े बड़े बादलों को तूफान के कारण भयंकर गरजने के साथ आपस में टकराते हुए देखा है। कवि के भावों में, विचारों में और अनुभवों में सच्चाई है। कवि ने बादलों को हिमालय पर गिरते हुए देखा है। सत सत निर्जन निर्जनी कल, मूर्खित देव दारू कानन में, सोनित धवल भोज पात्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगीत फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, संग सरीगे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवल्य लटकाए, सद्दल लाल कमल वेनी में, रजत रचित मणि खचित कमल्य, पान पात्र दक्षस पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपादी पर, नर्मल निदांग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलती मारे, मदिरा रुन आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि यहाँ पर किन्नर किन्नरियों का वर्णन करते हैं, जिन्होंने गले में नीले रंग के फूलों की माला डाल रखी है और रंग बिरंगे फूलों से उनकी कुटिया सजी हुई है, और उन्होंने कानों में भी फूल लटकाए हुए हैं। उनके गले इतने सुगढ़ हैं कि सुंदर ध्वनि उनके गले से आती है। जब वह संगीत के लिए छेड़ते हैं तो शंखनाद की तरह सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। अपनी चोटी में सद्दल वाले रंग के फूलों को लगाते हैं और उनकी तिपाई लाल चंदन की लकड़ी से बनी होती है, और उनके पन पात्र चांदी के बने होते हैं, जिनमें बहुत सुंदर ढंग से विभिन्न प्रकार की मणियाँ जड़ी हुई हैं। उन पन पात्रों अर्थात गिलासों में अंगूर से बनी मदिरा भरी हुई है। ये गिलास उनके सामने खटिया पर रखे हुए हैं। वह कोमल गर्म छोटी कस्तूरी मृग की छाल पर पलती मारकर बैठे हुए हैं। मदिरा पान के कारण उनकी आंखें लाल हो रही है। किन्नर किन्नरियां मस्त होकर बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी कोमल सुंदर उंगलियां बांसुरी पर फिरती हुई देखी है। इस प्रकार कवि ने बादल को गिरते देखा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहें।